मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और आपका भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, आपका भी सब्जेक्ट भूगोल है, तो आज की क्लास आप सब के लिए बाबू बहुत ही ज्यादा वीवीआई होने वाला है। क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत आपका जो ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के 50 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और आपके परीक्षा में 100% यही प्रश्न आएगा। क्या 100% यही प्रश्न आएगा? और यदि आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 सही करना, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत किसी भी प्रकार का नहीं होगा, क्योंकि जितना ऑब्जेक्टिव बताएंगे परीक्षा में 100% टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा, सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, 1 नंबर का प्रश्न बताते चलिएगा, लगाइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धार्मिक नगर नहीं है। धार्मिक नगर कौन सा इसमें से नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, मुंबई को बिल्कुल सही कीजिएगा, क्योंकि मुंबई एक औद्योगिक नगर है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा और पूरा का पूरा वायरल पेपर का सोल्यूशन करवा देंगे। और एग्जाम में बाबू कई सारा प्रश्न इससे आपके एग्जाम में रहेगा। तो चलिए 2 नंबर का प्रश्न है कि डोअर पतन जो है किस प्रकार का पतन है। देखिए, डोअर पतन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यह जो है एक वहां पे पैकेट पतन है। क्या है? पैकेट पतन है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा और सभी लोग से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। हम तो कहते हैं ना बाबू, इस वीडियो को केवल 15 से यहाँ पे 10 से 15 मिनट देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% लड़ने वाला ज्योग्राफी का वीवीआई क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो चलिए बताइएगा 3 नंबर में कि भारत का विशालतम धार्मिक समूह कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे विशालतम धार्मिक समूह कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत में हिंदू का निवास सबसे ज्यादा यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ है और ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिए। और भारत को जो है यहाँ पे क्या है, भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत जो क्या है हिंदुओं का देश रहा है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। उसके बाद लगाइएगा 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि वर्तमान में विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है बाबू। देखिए, वर्तमान में जनसंख्या के पर्पज से देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है? तो सभी बच्चे जानते हैं कि जनसंख्या सबसे ज्यादा भारत में है विश्व में। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, प्रथम को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 5 नंबर का दिया गया है, इसका आंसर आप दीजिएगा कि भारत में प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई थी। देखिए, भारत में सबसे पहली जनगणना के बारे में बात करते हैं तो 1872 ईस्वी में पहली जनगणना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को सभी लोग बिल्कुल सही कीजिएगा, क्योंकि 12th ज्ञान जो है ना, क्लास 12 आर्ट्स का नंबर 1 चैनल है और जो ऑब्जेक्टिव बताते हैं परीक्षा में 100% आएगा। बताइएगा कि भारत में पहली बार यहाँ पे जनगणना कब हुई थी, मतलब भारत में पहली बार जो है पूर्ण जनगणना कब हुई थी। तो सभी बच्चे यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, 1881 में भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना कहाँ पे हुई थी। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो यदि आप मेहनत करते हैं, आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। और बताइएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। देखिए बाबू, जब 2011 में जनगणना की गई थी तो इसके अनुसार भारत के जनसंख्या घनत्व के बारे में बात कर लिया जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और तमाम प्रश्न बाबू कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है, तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं। तो सभी प्रश्न पे आप लोग फोकस कीजिएगा और बताइएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का जो घनत्व है सबसे ज्यादा है। देखिए बाबू, सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व जो है ना बच्चों, याद रखिएगा, बिहार जो अपना है ना, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा अधिक है भारत में। ऑप्शन नंबर ए को सी को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा और काफी ज्यादा खतरनाक है। और सभी बच्चे आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और आज के क्लास में आपको 50 ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवाएंगे और 50 में से आप कितना सही कर पाते हैं आप जरूर बताइएगा। तो चलिए, हमारे पास प्रश्न दिया गया कि मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। बबुआ, आपको सीधा सा याद रखना है जी कि मानव भूगोल का जो जनक कहा जाता है, रेट जेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा, एग्जाम में दिक्कत कभी भी तो हो भी नहीं करेगा। उसके बाद अगला जो 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रुको और जाओ, मतलब स्टॉप एंड गो, नीचे बात का विचार किसने दिया था। देखिए, रुको और जाओ जो है यहाँ पे क्या है, नीचे बात का जो विचार है यह किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखेगा, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था। मल्टी वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में बाबू कई बार लगातार पूछा गया है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास स्क्रीन पे दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है।
बच्चों देखिए विरल जनसंख्या वाला मतलब क्या होता है कि जहां पे सबसे ज्यादा कम जनसंख्या है, तो कौन सा यहाँ पे क्षेत्र है, तो याद रखिएगा ध्रुवीय प्रदेश में विरल जनसंख्याएं होती है। ऑप्शन नंबर बी को सभी लोग बिल्कुल सही कीजिएगा और पूरा का पूरा 2027 में आपका माहौल बन जाएगा। और आप बताइएगा दोस्तों, आपके पास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। बच्चों प्रतिकर्ष कारक क्या होना चाहिए, नहीं है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं जो होगा प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 13 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, तो सभी बच्चे आप लोग आंसर दीजिएगा कि 20 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है बच्चों, अभी तुरंत बताएं, भारत है ना बबुआ, भारत का जनसंख्या सबसे ज्यादा अधिक है। और चीन जो है ना बाबू दूसरा नंबर पे है, पहला नंबर पे चीन था, लेकिन चीन को यहाँ पे क्या किया, पछाड़ करके वहां पे भारत जो हो गया सबसे यहाँ पे जनसंख्या में सर्वाधिक बन गया। ठीक है, उसके बाद बताइएगा 14 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास का स्तंभ नहीं है दोस्तों। तो देखिए मानव विकास का स्तंभ इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगा। जनसंख्या जो है मानव विकास का स्तंभ नहीं है बाबू। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सभी बच्चे बिल्कुल लगाते चलिएगा और सभी बच्चे प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा कि आपका नाम कहाँ क्या है और कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि आप सबको हम पहचान जाएं और आप सबको मतलब आप सब मेरे दिमाग में रहें और हमेशा बाबू आप रेगुलर क्लास कीजिएगा। बताइएगा कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा पड़ोसी देश है बेहतर स्थिति में है। देखिए मानव विकास जो सूचकांक होता है उसमें भारत का पड़ोसी देश कौन सा है जिसका कंडीशन बेहतर है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा श्रीलंका को सही कर लीजिएगा। क्या, श्रीलंका को सही कर लीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 16 नंबर का, आप यहाँ पे इसका आंसर बताइएगा कि फूलों की खेती क्या कहलाती है। सबसे पहले बोलेंगे इस प्रश्न को 100 स्टार लगा दीजिए। देखिए फूलों का खेती, फूल को अंग्रेजी में फ्लावर कहते हैं और फ्लावर से याद रखिएगा फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूल का खेती जो होता है उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। उसके बाद अगला जो 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है दोस्तों कि रबर किस प्रकार के कृषि का उदाहरण है जी। तो रबर के बारे में बात करते हैं ना विनोद, तो रबर जो है बाबू याद रखिएगा रोपण कृषि है। क्या है, रबर जो है रोपण कृषि है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 18 नंबर का प्रश्न आ गया है दोस्तों कि सहकारी कृषि सबसे ज्यादा सफल कहां रही है। तो बच्चों डेनमार्क में। कहा है डेनमार्क में सहकारी कृषि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन आता है। तो देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप जो होता है ना बाबू उसके अंतर्गत हम लोग इनमें से खेती को रखते हैं। किसको रखते हैं, खेती जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं ना जी, अगला प्रश्न हमारे पास है विनोद, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। बच्चों यहाँ पे तृतीय क्रियाकलाप के बारे में पूछ लिया गया, क्या खेती होगा या बुनाई होगा या व्यापार होगा या शिकार होगा। तो देखिए बाबू यहाँ पे तृतीय क्रियाकलाप तीसरा क्रियाकलाप कौन सा है, तो इसका सही आंसर सभी बच्चे लगा लीजिए व्यापार। क्या याद रखिएगा, व्यापार जो है ना बाबू तृतीय क्रियाकलाप है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। एग्जाम में आएगा ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम यही कहेंगे 100 स्टार आप लगाइए, सबसे पहले 100 स्टार लगा दीजिए। और बताइए सुएज नहर किसे जोड़ती है। बाबू सुएज नहर हमेशा जीवन में याद रखना है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है 22 नंबर का। तो चलिएगा इस भी क्वेश्चन को आप लोग महा इंपोर्टेंट कीजिएगा कि पनामा नहर किसको जोड़ती है। देखिए दोस्तों पनामा नहर जो जोड़ती है बाबू याद रखिएगा प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है आपस में। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दो प्रश्न ऐसे बताएं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया। और चलिए बताइएगा धमाका यहाँ पे कि बिग इंच पाइपलाइन के माध्यम से क्या प्रवाहित होती है। देखिए बिग इंच पाइपलाइन के माध्यम से ना बाबू पेट्रोलियम को प्रवाहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और पूरा का पूरा 12th ज्ञान आपका पूरा फ्री में तैयारी करवाएगा और अंत में इसका पीडीएफ भी देंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा
वीडियो को कम से कम आप 10 से 15 मिनट तक अंत तक देखिए ना, एग्जाम में बाबू दिक्कत नहीं होगा, सीरियस में बोल रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए आप बताइएगा कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। देखिए भारत में वायु परिवहन की शुरुआत के बारे में बात करते हैं 1911, आंख मूंद करके 1911 सही कीजिए, आपका एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। जितना बता रहे हैं उतना एग्जाम से पहले वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। और बताइएगा कि चीनी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है बाबू। देखिए चीनी उत्पादन के बारे में बात करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा अग्रणी राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद हम बताइएगा कि सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र भारत में कहाँ है। देखिए सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र भारत में मुंबई है। कहाँ है, मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मतलब भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बच्चों। तो भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है ना बाबू, याद रखिएगा अहमदाबाद को कहा जाता है। कहाँ पे, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। एक जम्मा में कई बार पूछा गया, 100 स्टार लगाना ना भूलिएगा। तो भिलाई के बारे में बात करते हैं, कहां अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर कर लीजिएगा छत्तीसगढ़। कहां है बाबू, छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। और उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बोकारो इस्पात केंद्र किस देश के सहयोग से बना है बच्चों। तो देखिए बोकारो इस्पात केंद्र जो है किस देश के सहयोग से बनाया गया है। तो याद रखिएगा रूस के सहयोग से, रसिया के सहयोग से बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और जितना बता रहे हैं एकदम 100% इसको रटना ही है, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि सिंपल तरीका क्या होता है कि आप सबका टारगेट होना चाहिए कि ज्योग्राफी के पेपर में हमें 90+ स्कोर करना है, तो 90+ स्कोर करना है। तो आप लोग अपना टारगेट बताइएगा कि आपका जो भूगोल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, भूगोल जो है बाबू, भूगोल में आप कितना नंबर लाना चाहते हैं। क्या आप 90+ लाना चाहते हैं, या 80+ लाना चाहते हैं, या 70+ लाना चाहते हैं। जरूर सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ आप लोग अपना नाम भी लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास जाएगा कि भारत के सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो आज रखिएगा सबसे लंबा NH44 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बच्चों, बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, बताइएगा कि उत्तर दक्षिण गलियारा किन शहरों को जोड़ता है। देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ता है बाबू श्रीनगर को कन्याकुमारी से। किसको, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद चलिएगा पैसेंस रखिएगा। और 32 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया है कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। याद रखिएगा कि भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन के बारे में बात करते हैं तो गंगा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो आपका बी बिल्कुल सही कीजिएगा। और भारत का सबसे लंबा नदी गंगा ही है। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है, बताइएगा कि नीरू मीरू कार्यक्रम किससे संबंधित है। देखिए नीरू मीरू कार्यक्रम जो है, परियोजना जो है किससे संबंधित है बच्चों। तो याद रखिएगा जल संरक्षण से संबंधित है, जल को संरक्षित करने से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो 34 नंबर का प्रश्न दिया गया है, तो सभी बच्चे इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है। तो देखिए लौह अयस्क नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर आप लोग यहाँ पे एक चीज समझिएगा, देखिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट जो है लौह अयस्क है, हेमेटाइट भी लौह अयस्क है, और यहाँ पे लिमोनाइट भी लौह अयस्क है। लेकिन एंथ्रेसाइट जो है लौह अयस्क नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 35 नंबर का, तो सभी बच्चे इसका आंसर जानते होंगे कि भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है। देखिए सोना के खान कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले देखिए झरिया में तो कोयला मिलता है, झरिया नहीं होगा हमारा सही आंसर है। झरिया को आप बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे गलत कर दीजिएगा, ठीक है। खेतरी भी नहीं है, पन्ना भी नहीं है, लेकिन कोलर जो है ना, कोलार जो है यहाँ पे सोना मिलता है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 36 नंबर का, बताइएगा कि तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खेतरी किस राज्य में है। देखिए तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान जो है खेतरी है। तो खेतरी जो पड़ता है किस राज्य में पड़ता है। तो याद रखिएगा राजस्थान में है बाबू। कहाँ है, राजस्थान में है। और वही बात करते हैं अगला जो प्रश्न हमारे पास 37 नंबर का दिया गया है, तो बताइएगा यहाँ पे क्या है कि झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। देखिए झरिया से याद रखिएगा झारखंड, क्या रखिएगा, झरिया, झरिया से
झारखंड, बिल्कुल सही है, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद चलिएगा जी, अंकलेश्वर वाला आ गया है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है बाबू। अंकलेश्वर के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो अंकलेश्वर में आप लोग क्या कीजिएगा, गुजरात को बिल्कुल सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा, बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, बताइएगा कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पे अवस्थित है। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है स्थित है कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 39 नंबर का, तो इसका आंसर सभी बच्चे आप लोग एक बार लगाइएगा कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहां स्थापित हुआ। तो भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र की जो स्थापना की गई है तारापुर में की गई है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके साथ ही साथ अगला जो प्रश्न हमारे पास 41 नंबर का आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो भारत के पूर्वी तट पे स्थित बंदरगाह जो है ना बाबू, यहाँ पे पाराद्वीप है। क्या है, पाराद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, एग्जाम के दृष्टिकोण से 100% वायरल प्रश्न है। क्या है, 100% वायरल प्रश्न है। बताइएगा क्या है कि तूतीकोरिन पत्तन किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए तूतीकोरिन पत्तन जो है ना बाबू, आज रखिएगा तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 43 नंबर का प्रश्न दिया गया है, एग्जाम में कई बार लगातार पूछा गया था दोस्तों कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए ओपेक का मुख्यालय के बारे में बात करते हैं तो ओपेक का मुख्यालय जो है वियना है। कहाँ है, वियना है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। देखिए आगरा जो है अमना नदी के तट पे अवस्थित है, बिल्कुल सही होगा। पटना जो है गंगा नदी के तट पे स्थित है। कोलकाता जो है यहाँ पे क्या है, हावड़ा जो है। और कोलकाता में कौन सा नदी बहता है, मतलब कोलकाता भी समझे ना, एक नदी के तट पे ही स्थित है। लेकिन यहाँ पे भोपाल जो है ना किसी नदी के तट पे अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी होगा बिल्कुल आप सही कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 45 नंबर का, सभी बच्चे आंसर बताइएगा कि शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो शुष्क कृषि जो होती है ना बच्चों, उसमें क्या होता है, गन्ना को नहीं बोया जाता है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 46 नंबर का, इसका आंसर आप बताइएगा। सभी बच्चे आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो की गई है 1960 के दशक में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास 47 नंबर का प्रश्न दिया गया है, इसका आंसर सभी बच्चे बताइएगा कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है कर्नाटक में होता है। कहां होता है, कर्नाटक में होता है। कॉफी से कर्नाटक याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस श्रेणी का है। तो देखिए बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ना बाबू, वह जो क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 49 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, आप लोग बताइएगा कि धारावी सलम कहने का मतलब गंदी बस्तियां जो होती है कहां स्थित है। देखिए धारावी सलम जो है ना बाबू, सबसे ज्यादा जो है मुंबई में पाया जाता है। मुंबई का जनसंख्या इतना ज्यादा है ना कि लोग झोपड़ी बना करके रहते हैं, लोग बस्ती बना करके रहते हैं। लगेगा कि इससे बढ़िया तो गाँव है, आप लोग जब जाइएगा तो, ठीक है। तो आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया है कि वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों। देखिए वायु प्रदूषण जो होता है उसका मुख्य स्रोत देखिए जीवाश्म ईंधन का दहन भी है। उसके बाद उद्योग भी है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग से जो धुआं निकलता है वायु को स्वतः प्रभावित क्या करता है, प्रदूषित करता है। और परिवहन मतलब जो गाड़ी चलता है तो गाड़ी से भी वायु क्या होती है, प्रदूषित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा, उपरयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आज की क्लास में टोटल 50 ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन तो हम करवा दिए हैं, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ बाबू। और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज, आपके परीक्षा में बिल्कुल कम समय बचा है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका सबसे ज्यादा कमजोर विषय कौन सा है। हम उसी विषय का वीडियो बनाएंगे, उसी सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,